पिछले कुछ दिनों में हमको बांग्लादेश में जो राजनीतिक संकट दिखाई दिया है, जिसका परिणाम वहाँ पे हमको सत्ता परिवर्तन के रूप में देखने को मिला, और घटना इतनी गंभीर थी कि वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। एक टाइप का ये क्रांति जैसी संज्ञा दे रहे हैं लोग कि सत्ता परिवर्तन हुआ है, जनता ने क्रांति कर दी है। और एक बहुत बड़ी घटना है कि जो वहाँ किसी देश के प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफ़ा सौंप के अपना देश ही छोड़ना पड़ा, तो शेख हसीना को यही करना पड़ा। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश में इतने बड़े राजनीतिक संकट का कारण क्या था कि वहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन निर्मित हो गई है और पूरी अराजकता जैसी स्थिति निर्मित हुई है। अब घटना बहुत बड़ी है, प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ा है, तो स्वाभाविक सी बात है कोई एक कारण से तो इतनी बड़ी घटना होना असंभव है। बहुत सारे कारणों का सम्मिलित परिणाम हुआ है जो बांग्लादेश में हमको देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी जिसको हम कह सकते हैं कि किसी भी संकट का कोर, उसका आधारभूत बिंदु होता है, तो वही जो बांग्लादेश क्राइसिस है, उस बांग्लादेश क्राइसिस का आधारभूत सिस्टम दरअसल वहाँ की कोटा प्रणाली थी, कोटा सिस्टम। दरअसल देखो, बांग्लादेश में जो बांग्लादेश की आर्थिक और जो राजनीतिक स्थिति है उसको समझोगे तो बांग्लादेश में मौजूद संकट बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। दरअसल क्या है कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो दरअसल क्या है, जो भारत है और जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, एक को पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। तो ये जो पूर्वी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान, यही है वर्तमान बांग्लादेश, यही है वर्तमान बांग्लादेश। और पश्चिमी पाकिस्तान तो जो आज हमको पाकिस्तान दिखाई दे रहा है वही है। दरअसल आज़ादी के बाद ही पाकिस्तान का यदि अपन इतिहास देखें तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में राजनीतिक अधिकारों को लेकर विवाद था। पूर्वी पाकिस्तान बंगाल, बंगला संस्कृति, पश्चिमी पाकिस्तान अलग संस्कृति थी और राजनीतिक सत्ता पश्चिमी पाकिस्तान के पास थी। तो इस पश्चिमी पाकिस्तान ने अपनी संस्कृति इस पूर्वी पाकिस्तान पर थोपने का प्रयास किया। जैसे पूर्वी पाकिस्तान, वहाँ पे बंगाली मूल के लोग रह रहे हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बोलते थे बंगाली, उन पर उर्दू भाषा थोपने का प्रयास किया गया कि उर्दू यहाँ की राष्ट्रीय भाषा होगी। ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं जिसके कारण क्या है, पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह हो जाता है और उस विद्रोह का परिणाम यह होता है कि पाकिस्तान का जो ये पूर्वी पाकिस्तान वाला हिस्सा है, ये एक स्वतंत्र देश का रूप ले लेता है 1971 में। और जो देश निर्माण में बांग्लादेश के जो हीरो होते हैं वो वहाँ के शेख मुजीबुर रहमान, जो वहाँ के नेता थे। पाकिस्तान की सेना वहाँ पे प्रवेश कर जाती है, शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी जाती है और वो बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होता है। फिर भारत का हस्तक्षेप होता है और भारत की बड़ी भूमिका के कारण ये पूर्वी पाकिस्तान वाला हिस्सा एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश बन जाता है। ये पुरानी कहानी है। अब हुआ क्या कि ये बांग्लादेश बन गया, शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के एक कैसे राष्ट्रपिता जैसे हो गए, जैसे अपने महात्मा गांधी, वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान हुए। अब शेख मुजीबुर रहमान के परिवार को तो मार दिया जाता है, केवल उनकी एक बेटी बचती है जो शेख हसीना है, जो कालांतर में फिर प्रधानमंत्री बनती है। जब शेख हसीना प्रधानमंत्री बन गई, स्वाभाविक सी बात है जनता का उनके पास समर्थन था, क्योंकि स्थितियां कुछ ऐसी थी। तो हुआ क्या, कालांतर में बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में ये जो पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र देश बनाने में जो लड़ाई लड़ी गई थी, इनमें जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी उनको स्वतंत्रता सेनानी कहा गया, स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि इन लोगों ने देश के निर्माण में अपनी जान दी थी। तो सरकार बनने के बाद इनके या इनके परिवार के लोगों को कुछ स्पेशल सुविधाएं प्रोवाइड करने का प्रयास किया गया और इसी के तहत यहाँ पे एक प्रावधान किया गया था कि पूर्व स्वतंत्रता सेनानी के जो बच्चे हैं उनको 30% आरक्षण दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में, 30% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई जो पूर्व स्वतंत्रता सेनानी है उनके बच्चों के लिए। अब ये सिस्टम वहाँ पे चलता रहता, लेकिन धीरे धीरे फिर समय के साथ क्या है, इस 30% के कोटे का विरोध होने लगता है। क्योंकि आप खुद सोचो, ये 30% आरक्षण किसको मिल रहा है, स्वतंत्रता सेनानी के बच्चों को। और ये ज्यादातर स्वतंत्रता सेनानी क्या है, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जो आवामी लीग थी उसके कार्यकर्ता थे। ये शेख हसीना की आवामी लीग,
इनसे जुड़े लोग ही स्वतंत्रता सेनानी थे। तो स्वाभाविक सी बात है, ये जो आरक्षण का फायदा किसको मिल रहा था? ज़्यादातर मिल रहा था आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को, मतलब शेख हसीना की पार्टी के लोगों को ही मिल रहा था, और बाकी लोगों को इसका कोई फायदा नहीं था। तो समय के साथ क्या है, इस आरक्षण का विरोध होने लगा, क्योंकि ये आरक्षण सिर्फ 30%, इतना ही नहीं कि टोटल 30%, बांग्लादेश में आरक्षण 56% था। मतलब आप यदि उसको देखोगे 30% तो पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों को हो गया, 10% आरक्षण महिलाओं को था, 10% आरक्षण जो पिछड़े जिले में निवास कर रहे हैं उन लोगों के लिए था, 5% आरक्षण आदिवासी समुदाय के लोगों को था, और 1% आरक्षण वहां पर विकलांग लोगों को था। हो गया 30, 40, 50, 56, तो लगभग 56% सीट रिजर्व थी। 100 पोस्ट निकलेंगी तो 56 रिजर्व हो गई। और स्थिति यह है भाई, बांग्लादेश के जो आर्थिक और सामाजिक हालात भारत जैसे पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया एक जैसे ही लगभग। हमारे यहाँ पे क्या है, सरकारी नौकरी की बहुत बड़ी भूमिका है, सरकारी नौकरी, यही बांग्लादेश में हालात है। और पिछले कुछ समय से सरकारी नौकरी यहाँ क्या है, बहुत कम हो गई थी। सरकार डाटा है, लगातार सरकारी नौकरियों पोस्टों की संख्या लगातार कम कर दिया जा रहा था, और इसी अनुपात में निजी क्षेत्र में नौकरियां पैदा नहीं करी, निजी क्षेत्र में नौकरियां थी नहीं। हालांकि बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब यदि शेख हसीना के कालखंड को देखें तो शेख हसीना के कालखंड में बांग्लादेश काफ़ी तरक्की कर रहा था, खासकर टेक्सटाइल, जो भी बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा था सब बांग्लादेश में बन रहा था। पूरी दुनिया का जो भी बेस्ट कपड़ा है बांग्लादेश में बन रहा था। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो वहाँ पे थी। शेख हसीना ने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी किया, और तमाम तरह के जो भी धीरे धीरे बांग्लादेश एक विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा था। और ये कहा जा रहा था अर्थशास्त्रियों के द्वारा कि आने वाले समय में कुछ समय बाद बांग्लादेश को विकासशील देश का दर्जा दिया जा सकता है। जो अभी अविकसित देश है वो विकासशील बन जाएगा। उसकी ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी थी। कई मामलों में भारत को भी पिछड़ा, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भारत को पीछे छोड़ दिया, बांग्लादेश ने पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे कब्जा कर लिया था। लेकिन ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या है, बहुत पढ़े लिखे लोगों को जॉब प्रोवाइड नहीं कर पाती थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो जॉब देती थी वो दरअसल क्या है, मतलब निचले तबके को तो जॉब देती थी, लेकिन वहाँ का जो पढ़ा लिखा तबका, जैसे कोई आईटी कंप्यूटर है, आईटी इंजीनियरिंग, उनके लिए कोई जॉब नहीं है। जैसे भारत में आईटी इंडस्ट्रीज है, बांग्लादेश में नहीं है, तो उनके पास कोई जॉब था नहीं। उनके पास एकमात्र क्या विकल्प था, सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरियों में 56% सीट तो रिजर्व हो गई, और पोस्ट वैसी लगातार कम निकल रही हैं। तो धीरे धीरे क्या है, असंतोष बढ़ने लगा, और उसके खिलाफ क्या है, आंदोलन चालू हो गया। विरोध प्रदर्शन वो यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा शुरू किया गया। पहले विरोध प्रदर्शन इतना उग्र नहीं था, लेकिन समय के साथ उसमें उग्रता आती गई। अब हुआ क्या कि जब पिछला चुनाव हुआ था और जो शेख हसीना चुनाव जीती थी, उस चुनाव में भी उन्होंने घोषणा करी थी कि ये जो 30% कोटा है इसको हम समाप्त कर देंगे, और उन्होंने एक सर्कुलर भी जारी किया था कि ये 30% पूर्व फ्रीडम फाइटर का कोटा समाप्त किया जाएगा, बाकी ये एज इट इज रहेगा। लेकिन जब चुनाव जीत जाती है, चुनाव में भी उन पर बहुत धांधली का आरोप लगाया गया था, लेकिन वो जब चुनाव जीत जाती हैं, और चुनाव जीतने के बाद क्या है, ये जो सिस्टम है, उनने 30% आरक्षण को तो चूंकि उनने वादा किया था तो ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर कुछ दिन बाद जुलाई में वहाँ की सुप्रीम कोर्ट का जो हाई कोर्ट प्रभार है, उसके द्वारा क्या है, इस फ्रीडम फाइटर के कोटे को वापस स्थापित कर दिया गया। जुलाई में ये जो 30% कोटा है, वहां की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको पुनर्स्थापित कर दिया गया। तो अब आंदोलन और तीव्र हो जाता है, क्योंकि पहले ही से आंदोलन चल रहा था। सरकार ने कोटा समाप्त किया, लेकिन कुछ ही दिन बाद वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके इस कोटे को पुनः स्टेब्लिश कर दिया। तो अब आंदोलन क्या है, तीव्रता पकड़ता है। लेकिन अभी भी देखो, हालात अंडर कंट्रोल थे। हालात कब बिगड़ते हैं, हालात बिगड़ते हैं जब शेख हसीना के द्वारा क्या बोला गया कि ये जो आंदोलन करता है, इन आंदोलनकर्ता को रजाकर शब्द से संबोधित किया गया। रजाकर, दरअसल बांग्लादेश में रजाकर उन लोगों को कहा जाता है, एक रूप में कह सकते हो एंटी नेशनल, देशद्रोही, गद्दार। मतलब जो लोग फ्रीडम फाइटर के समय पाकिस्तान का साथ दिए थे, उन लोगों के लिए रजाकर। तो यहाँ पे शेख हसीना ने सीधे सीधे क्या बोल दिया कि ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, ये लोग एंटी नेशनल है। अब आंदोलन और उग्र हो जाता है।
और देखो आंदोलन उग्रता पकड़ता है और धीरे धीरे करके क्या हो जाती है ये स्थिति कि जो शेख हसीना है और शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ये एक तरफ और शेष बांग्लादेश एक तरफ, मतलब जो भी बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है और भी जो है, और बांग्लादेश की आम जनता, वो सब एक साइड हो गई और आवामी लीग और शेख हसीना एक साइड हो गई। पहले उन्हें पुलिस के माध्यम से आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया, फिर सेना का प्रयोग करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन आंदोलन बहुत तीव्रता पकड़ लेता है और धीरे धीरे करके ये स्थिति हो जाती है कि आर्मी उनको, शेख हसीना को बोल देती है कि अब हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे क्योंकि हालात बहुत ख़राब है। उनको समय दिया जाता है और वो बांग्लादेश इस्तीफा देती है प्रधानमंत्री के पद से और अपना भारत में आके शरण लेती हैं। ठीक है, तो देखो जो पूरा घटनाक्रम है वो इस रूप में हमको दिखाई देता है और मूल जो लड़ाई थी वो 30% कोटे की थी जो स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को दी जा रही थी। ठीक है, लेकिन आप जान रहे हो कि केवल बात ये नहीं, बात ये है वही वहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशन 9.9% की वहाँ पे महंगाई दर थी और रोजगार सरकार प्रोवाइड कर नहीं पा रही, पढ़े लिखों के लिए कोई रोजगार है नहीं। तो ऐसी स्थिति में स्थिति दिन ब दिन विस्फोटक होती जा रही थी और उसके ऊपर सरकार का ये रवैया, मतलब प्रोटेस्ट हो रहा था, सरकार चाहती, शेख हसीना उसको मैनेज नहीं कर पाई। यदि ढंग से मैनेज कर लेती तो हालात इतने खराब नहीं होते, क्योंकि ये जो विरोध कर रहे थे ये लोग कह रहे थे कि इस आरक्षण को 30% से घटाकर 10% कर दो, समाप्त करने की भी बात नहीं कर रहे थे, लेकिन शेख हसीना ने उसको सही ढंग से मैनेज नहीं किया और स्थिति बद से बदतर हो गई। ठीक है, तो देखो ये कोर कारण है बांग्लादेश में होने वाले राजनीतिक संकट का। अब रही बात इसके प्रभाव परिणाम की, तो देखो परिणाम तो बहुत गंभीर होंगे बांग्लादेश पर स्वयं। बांग्लादेश जैसे पहले बताया कि इमर्जिंग बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थी, अब वहाँ पे अराजकता की स्थिति निर्मित हो गई है क्योंकि अभी तो वहाँ पे सरकार बनेगी, वहाँ पे फिर चुनाव कैसे होंगे, फिर मतलब अभी कुछ भी क्लियर है नहीं। तो जब कोई राजनीतिक संकट आता है तो उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पे तो पड़ता ही है। तो जो लोग काम धंधे में लगे थे वो सब अब धीरे धीरे, हो सकता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी कुछ दिन समय में वहाँ से खत्म हो जाए, क्योंकि इस अराजकता की स्थिति में कैसे कोई इंडस्ट्रीज चला पाएगा। तो बांग्लादेश के लिए तो बांग्लादेश तो एक क्या है, राजनीतिक संकट के मुहाने पे खड़ा हुआ है। और दूसरी बात, बांग्लादेश में एक और संकट उत्पन्न हो सकता है कि शेख हसीना और जो दूसरी पार्टियां थी उन पॉलिटिकल पार्टियों को क्या है, कट्टरपंथियों, जो वहाँ का इस्लामिक कट्टरपंथी तबका है उसका समर्थन था। तो अब शेख हसीना तो सत्ता में रही नहीं। शेख हसीना जब तक सत्ता में थी उन्होंने बांग्लादेश के चरित्र को बहुत हद तक सेकुलर बनाए रखा, लेकिन अब जब कट्टरपंथी लोगों की सत्ता में वापसी होगी तो अपन देख रहे हैं बांग्लादेश के हिंदुओं पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है और तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो अब बांग्लादेश में क्या है, कट्टरतावाद बढ़ेगा। तो देखो पाकिस्तान में हालात वही हैं, अब वही हालात बांग्लादेश में हो जाएंगे और भारत के दोनों तरफ, भारत की लगभग 4000 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से टच करती है। तो यदि बांग्लादेश में अस्थिरता होगी तो उसका परिणाम निश्चित रूप से भारत पर पड़ेगा और वो पूरा एरिया नॉर्थ ईस्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मणिपुर में अपन देख रहे हैं, नागालैंड में क्राइसिस चल रहा है और बांग्लादेश में भी स्थिति निर्मित हो जाएगी तो भारत के लिए बहुत गहरे संकट की है। दूसरी भारत के लिए चुनौती है हमारी शेख हसीना। शेख हसीना तो बांग्लादेश से भाग गई, बांग्लादेश की जनता उसके खिलाफ है और वो शेख हसीना कहाँ आई है, भारत आके शरण ली है। तो अब बांग्लादेश के लोगों में भी एक आक्रोश है कि हमारी मतलब जिसको कहने चाहिए एक गद्दार नेता है जिसको भारत ने शरण दे दी है, तो वो कहीं ना कहीं आक्रोश भारत के खिलाफ भी दिखाई देगा। तो हालांकि ये तो एक कूटनीति का हिस्सा है कि सरकार इसको कैसे मैनेज करती है। वहाँ जो नए लोग सरकार बनाएंगे वहाँ भारत फिर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लेगा तो शायद फिर स्थिति थोड़ी नियंत्रण में हो। लेकिन अभी तो भारत के लिए भी एक कूटनीतिक चुनौती है कि वो बांग्लादेश के संकट को कैसे हैंडल करता है। ठीक है।